तो नमस्कार, डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप। जब से केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की घोषणा की है, उसके बाद से ही देश के अलग-अलग इलाकों में इस स्कीम को लेकर विरोध प्रदर्शन चालू हो चुका है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय वायु सेना के पूर्व एयर वाइस मार्शल और रक्षा विशेषज्ञ कपिल काक सर। सर बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे। धन्यवाद जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर और एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते आप कैसे देखते हैं इस स्कीम को और क्यों छात्र और जो अभ्यर्थी हैं वो इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, जब आप एक ऐसी स्कीम लाते हैं जिसे अंग्रेज़ी में ट्रांसफॉर्मेटिव, ये रेवोल्यूशनरी एक बदलाव आया है, क्योंकि पिछले 70 साल से एक रिक्रूटमेंट पैटर्न था, तो अचानक एकदम इसको बदला गया है। कोई पब्लिक को तैयार नहीं किया है, कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं हुआ। लोग हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, जवानों से बात करते हैं, जो जवान बनने वाला है, पब्लिक से बात करते हैं कि देखिए हम ये स्कीम क्यों करते हैं। जहाँ तक मेरी दृष्टिकोण को देखते हैं, ये स्कीम का वक्त आया था, क्योंकि एक तरह से पेंशन बिल बढ़ती जा रही है हमारी सैनिकों की, और वैसे पेंशन बिल सिविलियंस की भी बढ़ती जा रही है। ये देश के लीडरान को सोचना है कि ये कॉस्ट बेनिफिट की बात नहीं है, युद्ध की बात है। ये कोको कोला कंपनी में आप एम्प्लॉयज़ को नहीं ला रहे हैं, ये उन लोगों को, उन युवाओं को लाते हैं जिस पे इतना जज्बा होना चाहिए कि हम जब आए हैं जान देंगे। कोई आजकल मैंने प्रोफेशन सारे विश्व में नहीं देखा है इनको आर्म्ड फोर्सेस को छोड़ के, जहां हम जाते हैं अब हैं तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। कोका कोला में कोई जान देता है या बाकी कंपनीज में देता है? तो ये इसमें ये देखना है। दूसरी है कि हम पेंशन आप कम करेंगे। तीसरा है कि आपकी ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी रहेगी। ट्रेनिंग का मतलब ये है कि अगर आप 4 साल के लिए ले आते हैं, इस वक्त हमें 1 साल ट्रेनिंग के लिए लगता है, तो किस बेसिस पे आपने कहा 6 महीने काफ़ी होंगे ट्रेनिंग के लिए? वो किसी को समझाया नहीं है। तो जब अगर आप 1 साल ट्रेनिंग का लगाते हैं, उसके बाद आपके पास 3 साल है, वो 3 साल में भी साल 1.5 साल तो उसको यूनिट लेवल भी ट्रेनिंग करनी है, पहाड़ियों पे जाना है, असॉल्ट करने हैं, डिफेंसिव मनूवर करने हैं, वो भी ट्रेनिंग रहती है। तो ऐसा माहौल आता है कि आपने 4 साल के लिए लिया है एक युवा को, और आपने 3 साढ़े 3 साल उसको ट्रेन किया है, और जब टाइम हुआ कि अब आपको टेस्ट किया जाएगा, युद्ध होगा, आप युद्ध में जाएंगे, देखेंगे, तो उस वक्त टाइम है कि आप जाइए, घर जाइए। जब वो घर जाता है तो आपने कहा है कि इस वक्त विरोध प्रदर्शन हुआ है सारे देश में। क्यों हो रहा है? क्योंकि 2 साल से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। अब जब आपको रिक्रूटमेंट करनी थी, आप कह रहे हैं कि अब नया तरीके का रिक्रूटमेंट है। ये अचानक ही एक डिमोनेटाइजेशन जैसे अचानक ही हुआ है, एक तरीके के आर्म्ड फोर्सेस का भी डिमोनेटाइजेशन हुआ है। ये भी एक आप विरोध कर सकते हैं, मगर फंडामेंटली बुनियादी तौर से मैं कहता हूँ ये स्कीम में कोई गड़बड़ नहीं है। क्योंकि आपका क्या चाहिए? यूथ प्रोफाइल होना चाहिए। अब 32 साल एवरेज उम्र है आज की, वो कम हो जाएगी, 25 साल की हो जाएगी। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज का युद्ध जो है हाइब्रिड वॉरफेयर है, वो एक ग्रे जोन वॉरफेयर है। ये पुरानी तरह बेयनेट चार्ज और आर्टिलरी गन फायर करना ये एक पहलू है। इसके साथ जो बाकी पहलू हैं, आपके पास हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके पास ड्रोन वॉरफेयर है, साइबर का काम है। तो ये काम के लिए आपको ट्रेनिंग की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे 5वां चीज़ मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, जब तक आपके पास नाम, नमक और निशान, नाम, रेपुटेशन, नमक, लॉयल्टी, निशान मतलब कलर, जो जवान जाता है युद्ध में, वो नहीं कहता मैं हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा हूँ। हाँ, सबके सब हिंदुस्तान के लिए लड़ते हैं, मगर वो लड़ रहा है 4 पंजाब, 13 जैक राइफल्स, 7 गुरखा राइफल्स, वो उसका निशान है। तो उस निशान के लिए वो जान देने के लिए तैयार है। वो निशान तो रहा ही नहीं, अब तो ऑल इंडिया ऑल कास्ट बेसिस रहेगा। एक तरीके से उस पर पॉजिटिव फैक्टर भी है। मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ कि बिल्कुल गलत है, मगर जो ऐसे रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेटिव कदम उठाए जाते हैं, उसकी तैयारी की बहुत ज़रूरी आवश्यकता है। जी,
एक और सवाल है, अगर इसको रोज़गार के दृष्टिकोण से देखें, एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे देखें, तो ये भी सिर्फ 4 साल का है और उसके बाद कोई पेंशन भी नहीं दी जा रही है। और इस पर जो अभी सेना में कार्यरत सैनिक हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं कि हमारी ट्रेनिंग लंबी हुई थी, हमारे में जो बहाली प्रक्रिया थी वो एक अलग प्रकार की थी और आज आप एक अलग प्रक्रिया लेकर आ रहे हैं। इस डिस्पैरिटी को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। वही डिस्पैरिटी को हैंडल करना बड़ी बड़ी मुश्किल काम है, बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि अगर कोई पहलू को देखे, किसी भी नीति को देखें, अगर पिछले 8 साल में एक नीति जिसमें टोटल फेलियर रहा है भारत में, वो रोज़गार का है। इतनी बेरोज़गारी सारे हिंदुस्तान में है कि ये एक हमारे लिए एक तरीके की चुनौती हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती हो सकती है। मगर ये है कि हम हमारे सिविलाइजेशनल सोसाइटी है, वो बिलीव करते हैं जो होना है होगा। मगर जब तक आप ये एड्रेस नहीं करते हैं, और ये एक और बात है, आप सोसाइटी को मिलिट्राइज कर रहे हैं। 4 साल के बाद जिसकी बंदूकों और गन्स और वॉरफेयर की ट्रेनिंग, जंग की ट्रेनिंग मिली है, अब आप उसको घर भेज रहे हैं, वो सड़कों पर निकलेंगे, क्या करेंगे आप अगर उसकी नौकरी नहीं मिली? हम प्रोस्पेक्टिवली देख रहे हैं कि वो हाँ हम डिग्री दे देंगे। अब ये भी देखिए, अनाउंसमेंट उसकी सूचना 2 दिन पहले हुई है और कल सूचना दे रहे हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि इनको डिग्री दे देंगे। वो पहले क्यों नहीं स्कीम में लाया था? हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं हम उनको एब्जॉर्ब किया जाएगा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, वो पहले क्यों नहीं सोचा था? कि यही मैं कह रहा हूँ कि ये साइलोज का काम है। एक साइलो ने काम किया जी, ये स्कीम आई, फिर दूसरा साइलो आ रहा है जी, स्कीम को मैं समर्थन दूंगा, हम CAPF में ले लेंगे। फिर तीसरे आते हैं कि हम डिग्री देंगे, वो पहले स्कीम में क्यों नहीं लाया है? तो मतलब ये हम देख रहे हैं कि इसका सोच विचार से काम नहीं हुआ है, जल्दबाजी से काम हुआ है। अब आराम से आपको भोगना पड़ेगा, जैसे हम देख रहे हैं राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब, यूपी हो, बिहार है, आप देख रहे हैं कितनी प्रोटेस्ट हो रही हैं। वो क्यों हो रही हैं? वो सवाल पूछ रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं? आप खेल रहे हैं युवाओं के साथ। जो युवा पिछले इतने सालों से 60,000 युवा हमारी सेनाओं में आते थे, 2 साल से तो कोई आया ही नहीं है। अब आएगा तो सिर्फ 46,000 आएंगे, और उन 46,000 में से 4 साल के बाद 1.5 लाख, मतलब अगर 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली उस वक्त होंगे 4 साल के बाद, 1.5 लाख को तो घर भेज रहे हैं। तो ना तो रोज़गारी हुई, ना तो आर्मी को फ़ायदा हुआ। हाँ, पेंशन बिल आपकी कम हो गई है, तो क्या हुआ? पेंशन बिल अगर सारे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज के रिपोर्ट्स देखेंगे, वो कह रहे हैं कि 3% हमारा जो GDP का है वो डिफेंस को होना चाहिए। हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ GDP पिछले 20 सालों से कम होता जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को देखें, वो भी कम हो रहा था। हाल ही में पार्लियामेंट में अनाउंस हुआ था, मेरे ख्याल में 17% से वो 12-13% पे पहुंचा है। जहां GDP की बात है, परसेंटेज ऑफ GDP, वो अगर आप 87-88 पे देखें, उस वक्त जो था कोई कम से कम 3% था। 87-88 से आज कोई मतलब 30 साल हुए हैं, इन 30 सालों में गिरते गिरते वो 2 पे पहुंचा है। कुछ सालों में तो 1.4% रहा है। तो मतलब खर्चा हमारा ज़्यादा नहीं है, तो और डिफेंस के लिए ही क्यों पड़े हुए हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ। आपका सिविल, वो रोटेटरी स्कीम सिविल में क्यों नहीं लाते हैं? आप सिविल सर्विस में, मैं IAS वगैरह को छोड़ के बाकी सर्विसेज में आप शॉर्ट सर्विस क्यों नहीं करें? आप 7 साल रहिए, फिर हम देखेंगे आप काम ठीक करेंगे नहीं है, या साउथ ब्लॉक की वहाँ गार्डन्स में आप सो रहे हैं दिन को, जो सोने वाले हैं हम उनको घर भेजेंगे। ये स्कीम वहाँ क्यों नहीं लगती? तो मतलब इवन हैंडेड तरीके से आपको देखना है हमारी नीतियाँ कैसे रहेंगी, उसका इम्पैक्ट कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसे रहेगी, जो हमारा जज्बा है जंग करने का, वो जज्बे में कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। ये सोचना है। जो अच्छी सरकार होती है वो दूरी की सोचती है। ये नहीं कि आज के हमारी बुक एडजस्टमेंट करनी है, चलो पेंशन के लिए हम 46 साल के। अब लास्ट में 2 या 3 मुद्दों पे मैं उठाना चाहता हूँ। वो ये है कि अब आप इस स्कीम को वापस नहीं ले जा सकते।
हाँ, जो इस वक्त जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा, मगर इसको आप देख लीजिएगा कि तैयारी रहनी चाहिए कि इसको ट्विक किया जाए। अगर हमें लगता है कि स्कीम चल नहीं रही है, लोग ट्रेनिंग लेवल में ठीक नहीं बढ़ रहे हैं, फाइटिंग स्पिरिट में कमी आ रही है, तो आप इसी तरह से उसी एक तरीके से उसको एडजस्ट कीजिएगा। क्या क्या ये 4 साल कम है, उसको 2 साल के बाद आप कहते हैं 4 साल कम हैं, हम इसको 7 साल करेंगे। जहाँ तक मेरी एक्सपीरियंस है, मेरे दृष्टिकोण है, जो मैंने लिखित पिछले 20 साल से लिखा रहा हूँ, कि आप कम से कम 10 साल के लिए रखिएगा। उसमें क्या होगा, 10 साल में एक तो होगा, पेंशन मत दे दीजिएगा, सेवरेंस पैकेज ठीक रहेगी, कम से कम हमारी जो सेनाएं हैं उनको जो फाइटिंग स्पिरिट है उस पर कमी नहीं आएगी, उनमें जो ट्रेनिंग लेवल्स हैं सोल्जर की, एवरेज सोल्जर की, बहुत भारी तरह की एक प्रोफेशनलिज्म बड़े एला दर्जे का रहेगा। और तीसरी है कि आप उस जिसको आप ले रहे हैं उसकी अनसर्टनिटी, आजकल अगर आप किसी को 4 साल की ज़िंदगी दे देंगे, वो क्या यार 4 साल क्यों मैं जाऊँ वहाँ पे, क्योंकि आपका जो फौज है वो आपकी लास्ट चॉइस रहेगी, जिसको जाना है कहीं और नौकरी करेगा। ये अनसर्टन एनवायरनमेंट में क्यों आएगा? अगर आप उसको बोलते हैं 10 साल आइए, 10 साल देखेंगे यार 10 साल के बाद क्या होता है। और उसके साथ अगर आप लिंक करेंगे कि उनकी गारंटीड एम्प्लॉयमेंट होगी, आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हो, उनकी डिग्री मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में निश्चित क्षेत्र में उनके लिए वैकेंसीज रखी जाएंगी, तो अगर ऐसे क्रिएटिव और इमेजिनेटिव कदम आप देखेंगे और निभाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो इस वक्त मुश्किलें हैं जिसकी वजह से आपको ये नई स्कीम लानी पड़ी, वो दूर हो जाएंगी। एक आखिरी सवाल है मेरा, एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आप क्या सोचते हैं, मैं वो जानना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो सरकार है इस वक्त हमारे देश में, वो हमेशा से ही राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की बात करती आई है, और एक तरफ ऐसे माहौल में जब पाकिस्तान और चीन का जो बॉर्डर है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, वहाँ पर हम टेम्परेरी सोल्जर से परमानेंट सिक्योरिटी आखिर कैसे कर पाएंगे? नहीं, मैं उस पे वो ये देखिए ना, जिसके साथ आप लड़ रहे हैं, खतरा तो सबसे ज़्यादा अगर आप तुलना करेंगे तो देखो पाकिस्तान में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। हमने आजकल 47, 48, 65 और 71 की जंग में देखा है, मैंने 65 की जंग में हिस्सा लिया है, 71 की जंग में हिस्सा लिया है। पाकिस्तानी सोल्जर जवान और हमारा जवान अगर मुकाबला करें तो एक ही लेवल के हैं, बहुत जज्बा है दोनों साइड्स पे। ट्रेनिंग लेवल जो ब्रिटिश टाइम से रही है वो कंटिन्यू चलती आ रही है, तो उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा कि जैसे आप टेम्प्रेरी सोल्जर आप ले आते हैं। हमें प्रॉब्लम रहेगी, चीन के साथ प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्यों उनके भी टेम्प्रेरी सोल्जर्स हैं, उनका भी कॉन्स्क्रिप्ट है, सिस्टम है। हमने देखा है कि ईस्टर्न पूर्वी लद्दाख में जो पिछले 2 साल से मोबिलाइजेशन हुई है, वहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ फ़ौज लगी है, दोनों साइड से 60,000 फ़ौज वहाँ पे मौजूद है। हमने देखा है कि वहाँ पे उस साइड का लड़ने का जज्बा उतना नहीं है जितना हमारा है, तो हमारी स्कीम से हम वहाँ चीन की तरह थोड़े कमज़ोर हो जाएंगे और पाकिस्तान एडवांटेज में रहेगा, क्योंकि उनका कोई बदलाव नहीं है। तो मगर मैं नहीं देख रहा हूँ कि युद्ध होने वाला है, कल होने वाला है या 5 साल में होने वाला है, क्या बहुत कम युद्ध होगी, अगर होगी भी, युद्ध होगा भी, तो वो युद्ध जो होगा गैर पारंपरिक युद्ध होगा। जैसे मैंने कहा है, ग्रे जोन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, अलग अलग विभिन्न तरीके का पुर्जे जो हों उनका इस्तेमाल किया जाएगा, साइबर हो, ड्रोन्स हों, स्पेस हो, एयर पावर हो, जैसे जो कुछ भी आपके पास पुर्जे हैं, तकनीकी पुर्जे, ताकि कॉन्टैक्ट वॉरफेयर ना हो। अगर आपने न्यूट्रलाइज करना है अपने दुश्मन को, उसको गोली मारने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर दीजिएगा, उसमें तकनीक का इस्तेमाल हो सकता है। मेरे ख्याल में ये मुद्दा इतना सीरियस नहीं है, मगर बाकी जो मुद्दे मैंने आपके सामने, दर्शकों के सामने पेश किए हैं, उनको सोच विचार करने की आवश्यकता है। अगर स्कीम लागू हो रही है, हो भी जाए, मगर इसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है, कॉन्स्टेंटली 24/7 आपने देखना, और कंसल्टेटिव प्रोसेस लाना है।
मुश्किल हमारी घोषणा में ये थी कि कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस था नहीं। अगर वो होता, कम से कम जो हमारे आर्मी वेटरन्स इस वक्त पब्लिक डोमेन में एक तरीके से डिवीज़न हुआ उनका, कोई लोग समर्थन करते हैं स्कीम को, कोई लोग इसको बिल्कुल अपोज कर रहे हैं। वो क्यों हो रहा है? अगर आप ठीक से समझाते, दोनों साइडों के इनपुट्स ले लेते, तो फिर एक पॉलिसी निभाते जिसको एक्सेप्टेबिलिटी लेवल सारे समाज में और ख़ासकर हमारे आर्म फोर्सेस में एक तरीके का इम्पैक्ट इतना ख़राब नहीं रहता। तो सभी पक्षों से इनपुट लेकर आप इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करें और इसके साथ साथ इसको कंसिस्टेंटली मॉनिटर भी करते रहें, ये कहना है सर का। तो अग्निपथ स्कीम और देश की सुरक्षा के विषयों पर आप सुन रहे थे कपिल काक सर को। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।